लेकिन चर्चाओं को आगे बढ़ाते और अपने अगले पैनल को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अविजीत अंशुल जी का, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। तो तालियां इनके लिए होनी चाहिए। कृपया करके आप मंच पर आए। इसी के साथ ही मैं मनीष शुक्ला जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, पैनलिस्ट हैं बीजेपी के। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं अपनी सहयोगी रसिका पांडे को मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि वो इनसे सवालों का जो सिलसिला है वो शुरू कर सके, पूछ सके कि आखिरकार वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच गए और जनता पर किस तरह से वो अपना भरोसा कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर टू यू रसिका। कीर्ति, आइए आप भी ज्वाइन करिए। तो अविजीत अंशुल जी हैं हमारे साथ और साथ ही मनीष शुक्ला जी हैं। अविजीत अंशुल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। जरूर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, सबसे महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है एक तौर पर। क्या लग रहा है, क्या स्थिति देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल सुदृढ़ है, लोकप्रिय है, समर्पित है। और इस बार तो हमारा नारा है, बल्कि नारा क्या कहें, ये लोगों की आवाज़ है, ये आवाम की पुकार है। इस बार 75 पार, और ये एक तरफ से ये निश्चित है। और मैं किसी गलतफहमी या किसी भ्रम में नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों की आवाज़ है। मैं काफ़ी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मैं घूमा हूँ, सर्वेक्षण किए हैं, समीक्षा की है। लोग यही चाहते हैं कि एक बार और इस कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। और इसकी 2-3 वजह है, जल्दी से मैं बताना चाहूँगा। पहली तो हमारा जो कार्य रहा है, हम प्रतिबद्ध रहे हैं। जो वादे हमने किए थे उनको मुकम्मल किए, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। जो भी वादे थे, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, एमएसपी के लिए, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, हमने वो मुकम्मल किए। और दूसरी बात यह है कि क्षेत्र में एक प्रतिष्ठा लाने की हमने कोशिश की। अब गर्व से लोग कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग, कि हम छत्तीसगढ़ से हैं। एक सकारात्मक भावना इसमें आई, एक आदर आया लोगों में, और एक भावना आई, और एक कार्यक्रम से आई। हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। एक आदिवासी नृत्य महोत्सव किया, भाषा को, रहन सहन को, खान पान को, इतिहास को, संस्कृति को एक महत्व दिया, एक अहमियत दी। और ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से एक भरोसा आया इस क्षेत्र में। ठीक है मनीष शुक्ला जी, मेरा सवाल आपसे है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, इसके बाद मोहब्बत की दुकान खुली, फिर उसके बाद ये हुआ कि बीजेपी डर गई, फिर इसी की वजह से ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ये कहना है मुख्यमंत्री का भी, ये कहना है कांग्रेस का। क्या कहेंगे? देखिए, मैं शुरू करना चाहता हूं कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने वादों और दावों की बात की। इनके दावे कैसे हैं उससे मैं शुरू करना चाहता हूं। जो कांग्रेस 2018 में कहती है कि हम स्वास्थ्य के लिए 10 लाख रुपया देंगे, 20 लाख रुपया देंगे, वही कांग्रेस 2023 में कहती है कि हम 10 लाख का बीमा करेंगे। आपको ध्यान में ही होगा। यानी जो वादे हैं उसमें भी कटौती। और 2018 से 2023 के बीच उस योजना में कितने लोग लाभान्वित हैं, मुझे पूरा विश्वास है हमारे कांग्रेस के साथी वो संख्या यहाँ बता के जाएंगे। तेंदूपत्ता के लिए भी राहुल गांधी जी आए थे। ये घोषणा भी राहुल गांधी जी ने की थी। तेंदूपत्ता के लिए भी वो कह के गए यहाँ छत्तीसगढ़ में कि 4000 का बोनस हम देंगे। भैया, 2018 के पहले हमारी सरकार 4000 से 6000 के बीच बोनस दिया करती थी। साथ साथ चरण पादुका देती थी, उनके बच्चों के लिए फीस देती थी और साड़ी भी देती थी, जिस योजना को इन्होंने बंद कर दिया। तो ये इनके वादे हैं जो 2018 से 23 के बीच नहीं क्रियान्वित हुए। राहुल गांधी जी एक बयान देकर गए थे, आपको याद होगा 2018 में, कि 200 फूड पार्क बनाएंगे। मैं 12 तारीख से छत्तीसगढ़ में हूँ। बहुत सारे कांग्रेसी मित्र मिले, तो वो बेचारे अपने दावों में भी 2 से ज़्यादा नहीं बता पा रहे हैं। चलिए, 200 आपने कहा था, 100-150 बना देते, 160 बना देते, 80 बना देते। 2-3 की बात करके वो भी रुक जाते हैं। फूड पार्क, बिजली 400 यूनिट की बात करती थी जो कांग्रेस, प्रियंका जी आई थी, अभी 200 यूनिट की बात करके जा रही हैं। यानी इनके अंदर इतनी अंतरात्मा से इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि जिन दावों को उन्होंने 2018 में किया था वो दावे भी आधे पे चले गए हैं। तो ये तो भूपेश बघेल की सरकार है। बाकी अगर कहें तो भूपेश बघेल की सरकार को तो घोटालों की सरकार है। इन्होंने शराब घोटाला किया,
इन्होंने चावल घोटाला किया, इन्होंने गोठान घोटाला किया। यही नहीं, आंगनबाड़ी की महिलाओं के लिए, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनके लिए जो साड़ी की खरीद की, उस साड़ी में भी घोटाला कर दिया। और पूरे देश के इतिहास में मैंने नहीं देखा कभी कि नग्न परेड हुआ हो। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार में नग्न परेड हुआ, पूरा देश शर्मसार हुआ इससे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के निकला। मेरा एक अनुभव है कि जो सरकार नौजवानों की नौकरियों को लूटती है, जो सरकार नौजवानों के सपनों को तोड़ती है, वो सरकार फिर से वापस नहीं आती। क्योंकि जिस मनीष सरकार जी, के लेकिन सरकार तो लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है और कांग्रेस कह रही है हम तो युवाओं। हाँ। जिस सरकार के डेथ वारंट पे नौजवान सिग्नेचर करता है, हस्ताक्षर करता है, उस सरकार को कोई वापस नहीं ला सकता। और 3 तारीख को भूपेश बघेल की विदाई निश्चित है। ठीक है, वो तो देखिए नतीजे आएंगे कीर्ति, तभी साफ होगा। मेरा सवाल आपसे रहेगा अभिजीत अंशुल जी, देखिए लगातार जिस तरीके से मनीष जी भी कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार हुआ, इतना घोटाला, जब इतना घोटाला हुआ तो डर भी बढ़ रहा होगा, मतलब कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, मेरे भाजपा के मित्र ने सिर्फ कांग्रेस की बात की। ये भाजपा की एक भी योजना के बारे में, उनकी नीति के बारे में मैंने तो कांग्रेस की बात की। 5 साल में हमने क्या किया, हमारी क्या उपलब्धियां थी, हमारी क्या सफलताएं थी। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस के बारे में बोला, अपने बारे में कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है सूखे पत्ते की तरह मुझे लगता है बिखर गया है। न नीति है, न नियत है, न नेतृत्व है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और उनको बोलने के लिए वो तो कह रहे कि हम पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, नेतृत्व तो उन्होंने कह दिया कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही है, वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं। हाँ, तो मोदी जी यहाँ पर आए थे कुछ दिन पहले, क्या कह के गए? 2 बात कहते हैं नगरनार के बारे में। जो स्टील प्लांट है, हमारे तो इरादे फौलाद की तरह पक्के हैं, और ये जो बातें कहते हैं, खोखले वादे करते हैं, जुमलाबाजी करते हैं। एक तरफ तो कहे कि नगरनार स्टील प्लांट इस राज्य की अमानत है, बड़ी कीमती है, इस राज्य की है, इस रियासत की है, और दूसरी तरफ आप सब लोग और यहाँ के लोग, यहाँ इस राज्य की आवाम अच्छी तरह जानती है कि उसका एक गुप्त रूप से निजीकरण होता चला जा रहा है। और इसका फैसला अभी नहीं, वो 2020 में अक्टूबर में लिया गया था। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी जो आर्थिक समिति है, जो आर्थिक मामलों को देखती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण हो, बिड्स भी हो। तो एक तरह से अपने जो कारोबारी मित्र हैं, इस राज्य की परिसंपत्ति, इसके संसाधन काट काट के बेचे जा रहे हैं, और ये है। तो प्रधानमंत्री के लड़े जरूर लड़े। एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ ये बड़ा कीमती है, और दूसरी तरफ इसका निजीकरण हो रहा है, तो दोहरी बात यहाँ पर चलती रहती है। जरूर लड़े, लेकिन उनकी क्या उपलब्धि है, उन्होंने क्या किया, उनकी योजनाएं क्या हैं, इनकी घोषणाएं क्या हैं, उनका दस्तावेज क्या है, ये हम भी तो जाने, पता तो चले। जवाब ले लेते हैं मनीष जी से। मनीष जी जवाब दीजिए। और मेरा एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, आप लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये घोषणा की थी जो पूरे नहीं हुए। अभी बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेतृत्व के लीडर्स जो हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं, और लगातार जनता को भी उम्मीद है, ये कोई कांग्रेसी नहीं कह रहा है, या फिर जनता भी उम्मीद लगाए बैठी कि हमारे लिए कोई बड़े ऐलान होंगे। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत है? देखिए, 2 बातें। एक तो नेतृत्व की बात इन्होंने की। नेतृत्व पे भरोसा कांग्रेस को है, अपने छाती ठोक के कह दें भूपेश है तो भरोसा है। वो पोस्टर कहाँ चला गया, वो टी-शर्ट कहाँ चली गई? जिस मुख्यमंत्री के ऊपर उसकी पार्टी ही नहीं भरोसा कर रही है, तो मुझे लगता है कि जनता का जब भरोसा टूट जाता है, तब पार्टी इस तरह का निर्णय लेती है। और स्वयं दिल्ली से आए हुए हैं आपको तो पता ही होगा कि भूपेश है तो भरोसा है, ये पोस्टर और टी-शर्ट कैसे गायब हुए? साल मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह जी, उसके बाद भी आपने उन पर भरोसा नहीं जताया। वो तो चलो फिर भी 5 साल रहे, उसके बाद आपने, मैं यहाँ का भी मान लेती हूँ, आपने 5 राज्यों में किसी पर भरोसा नहीं जताया। ऐसा कैसे हो सकता? आपने कर्नाटक पर भी भरोसा नहीं जताया, मध्य प्रदेश पर भी नहीं, राजस्थान पर भी नहीं, तो कहीं तो भरोसा जताओ सर। देखिए, 2 बातें हैं। हमने 5 राज्यों में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया, ये तो सार्वजनिक है ना बात। ये चोरी चोरी क्या चल रहा है? मंच पे
आप कहेंगे कि हमको भरोसा है, दिल्ली कहता भरोसा नहीं है। भाई कह दो ना भरोसा, हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। खड़गे जी कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, उनके सिंहदेव जी कहते हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, और उनके प्रवक्ता कहते हैं भूपेश पे भरोसा है। तो ये जो जनता को बरगलाने की नीति है, देखिए कांट की आंधी एक बार चढ़ती है, 2018 में चढ़ चुकी, अब छत्तीसगढ़ में वापस आने वाले नहीं है। उसका कारण है, देखिए मैंने अभी उस समय नेतृत्व की बात की थी, इन्होंने दो बातें कही थी, नीति और नेतृत्व। नीति इनकी क्या है? एक ऐसा स्टेट है जो स्वयं जुआ खिलवाता है महादेव ऐप के माध्यम लेकिन से। सर केंद्र में तो आपकी सरकार है, बंद क्यों नहीं करवा दे रहे? बंद करवा दें। बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल पिछले एक महीने से लगातार स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तमाम लोगों ने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें विधिक होती हैं और लॉ के अनुसार होती हैं। ऐप को बंद करने की ताकत राज्य सरकार के पास होती है, और हमारे पास 3 तारीख को जब ताकत आएगी तो जरूर बंद करेंगे हम। बिल्कुल, केंद्र से बड़ा तो राज्य सरकार नहीं है। नहीं, आप कैसे बोल रहे हैं राज्य के पास ताकत? सर अगर दूसरे देश से किसी को लाना होगा तो केंद्र सरकार मुझे कर पाएगी लगता है ना? कि जो देखिए देश में जिस तरह का कानून है उसमें राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियां बटी हुई हैं, और इस ऐप के मामले में राज्य सरकार के पास पूरी शक्ति है कि वो इस ऐप को बंद कर सकती है। मैं दूसरी बात कहूंगा, अगर कोई व्यक्ति, बिल्कुल मैं सर आपको मौका दूंगी, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में बैठा है तो उसको कैसे लाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर कंप्लीट करने देंगी तो विषय आ जाएगा। ये शक्ति उनके पास है, वो बंद कर सकते हैं। वो तो ये भी कह रहे थे, कल मैंने एक दिन भूपेश बघेल जी का कल मैं सुन रहा था, एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल के पत्रकार को उन्होंने पहले तो भाजपा का प्रवक्ता करार कर दिया, फिर कहा कि मोदी जी बंद कर दे, ये राज्य का विषय होता है। तो जहां मुख्यमंत्री झूठ बोलने पर उतारू हो तो वहां तो ये विषय आएगा। तो भैया ये तो मैं कह ही रहा हूं कि जो अच्छी चीजें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ की जनता से हम कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाओ। भूपेश जी ने हथियार रख दिए हैं, वो शराबबंदी भी नहीं कर सकते, ऐप को भी बंद नहीं कर सकते। 4000 हत्याएं होती हैं इस प्रदेश में, 7600 रेप होते हैं, ये भी हम कम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का ठीक है, अभिजीत जी जवाब दीजिएगा। नहीं देखिए, ऐप का दुरुपयोग कैसे होता है तो केंद्र सरकार से पूछिए। आप तो जानते हैं आजकल एप्पल की क्या क्या चर्चा हो रही है, निजी एक तरह से निजता का हनन हो रहा है, जासूसी हुई जा रही है। पेगासस के मामले में भी यही हो रहा था। तो ऐप कैसे इस्तेमाल किया जाता है हथियार के रूप में, वो भाजपा से पूछिए, वो केंद्र सरकार से पूछिए। और ऐप ही क्यों, आपने जितनी भी एजेंसियां हैं सबको एक हथियार के रूप में उनको बदल दिया, उनकी तब्दीली कर दी है और छोड़ दिया है विपक्ष पे कि जाइए अपने आप को संभालिए, हम तो जो चाहे वो करेंगे। तो एक कार्यपालिका का आतंक है जो इस पूरे मुल्क में फैला हुआ है, सिर्फ यहाँ ही नहीं। तो ये अच्छी तरह जानते हैं केंद्र सरकार की हरकतें क्या हैं, उनकी तरकीब क्या है, उनके षड्यंत्र क्या है। यही दिन भर इसी चीज में लगे रहते हैं, सियासत में लगे रहते हैं, कुछ काम करना तो है नहीं। अभी भी मेरे मित्र ने एक भी उपलब्धि बताई नहीं, वो सीधा कांग्रेस के बारे में कह रहे थे। बड़ी अच्छी बात है, और कहिए कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ही चर्चित है इस मुल्क, इस राज्य में, तो और कहिए, लेकिन अपने बारे में कुछ बताइए। आपने किया क्या है, आपकी योजनाएं क्या हैं, आगे आप क्या करने वाले हैं। हम तो अच्छी तरह वो बोल तो रहे कि हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, जनता मौका दे दे हमें। हम तो अच्छी तरह जानते हैं हमने क्या किया है। अगर हमने ये वादा किया कि शराब घोटाला किया है, ये पता है। हस्तक्षेप ना करें भैया। घोटाला किया पता है। अब आप ही बोल दीजिए, आप हमारे बारे में बोल दीजिए। मैं नहीं, ये बड़ा आश्चर्य मुझे लग रहा है। आश्चर्य तो मुझे लग रहा है। देखिए मुझे बहुत आश्चर्य इस बात का लग रहा है। नहीं, आपको तो एक-एक करके मनीष जी, मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि राज्य सरकार इनकी है, यहाँ भी हम जवाब दें, केंद्र सरकार हमारी है, वहां भी हम जवाब दें। भैया छोड़ दो कुर्सी, हम जवाब देंगे। नहीं सर, आप बार बार जवाब दे रहे हैं, वो बोल रहे थे, जवाब आप बीच में दे रहे हैं। जिस मुद्दे पर जवाब तो जानते भी नहीं कि आवाम ये फैसला करती है कि हुकूमत कौन करेगा। छोड़ दे कुर्सी ये बता रहे हैं छोड़ने के लिए, और इनकी वजह से छोड़ दे। हमारे पास उपलब्धियां हैं। हमने अगर कहा था कि एमएसपी बढ़ाएंगे, और हमने कहा था कि 2500 रुपए बढ़ाएंगे, तो हमने 2600 400 रुपए बढ़ाए, जो रेट है उससे ज्यादा। जो भी हमने किया, अगर आवास योजना है, अगर स्वास्थ्य बीमा योजना है, बताइए आपने कितने घर बनवाए? अगर 16 लाख अगर प्रधानमंत्री आवास योजना को क्यों रोक कर बैठे हैं? दीजिए, मैं
देखिए मैं बोल रहा हूं, जो भी हमारे, अगर हमने ऋण माफ करने की बात की, कर्जा माफी की बात की, तो 9,000 करोड़ रुपए माफ हुए हैं। अगर इरिगेशन टैक्स माफ करने की बात की तो 3,350 इसमें माफ हुए हैं। और हमने जो कहा है वो हमने किया। और आगे वाले चुनाव में ये हमारी खासियत रही है। या कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, या राजस्थान का, या हिमाचल प्रदेश में। कर्नाटक का ले लीजिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ये सरकार जीत के आई और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भाई आप सरकार हार गए भ्रष्टाचार के मुद्दे में। 40% की सरकार वो कहलाती थी, आवाम ने उठाकर उखाड़ कर फेंक दिया उस सरकार को, और कांग्रेस आई। और जैसे ही आई, हमने जो योजनाएं की थी, हमने जो वादे जो दावे किए थे, उसको मुकम्मल किया। गृह लक्ष्मी स्कीम थी, या जो बेरोजगार लोगों को जो देने की कोई बात की थी, हमने वो किया, और आइंदा भी वो करेंगे, क्योंकि ये हमारी नीयत है, ये हमारा फैसला है, ये हमारी तबीयत है, हम ऐसा करते हैं। देखिए, अभी कर्नाटक की चर्चा की। कर्नाटक के चुनाव के बाद इनके डिप्टी सीएम का एक बयान आया कि अब इस साल विकास का कोई काम हम नहीं कर सकते। 36,000 करोड़ रुपया केवल हम इस योजनाओं में देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करते, झूठ बोलना है। 18 में कहना 20 लाख देंगे स्वास्थ्य बीमा, 23 में कहना 10 लाख देंगे, देना कुछ है नहीं इनको। तो ये एक्सपोज हो गए। कर्नाटक हो रहा है, दिलाया जा आप बताइए ना, 20 लाख रुपए आपने कितने लोगों को स्वास्थ्य के लिए बीमा दिया है? अन्य योजना, हमारी जो अन्य योजना थी, उसमें तो केंद्र सरकार आकर उसने हस्तक्षेप किया कि नहीं होने देंगे। तो हर बात केंद्र सरकार अड़चने डालती है, बाधाएं डालती है जहां पर हो सके, और चाहती नहीं कि हमारी जो सरकार है वो कोई कार्य करे। अब लेकिन फिर भी हम करते हैं। अन्य योजना राजस्थान में करते हैं, हिमाचल पर अन्य योजना में। आप जरा सा इसको विस्तार पूर्वक बताइए कि अगर कोई राज्य सरकार अपने राजस्व से किसी को बोनस देना चाहती है, सब्सिडी देना चाहती है, तो क्या केंद्र सरकार उसको रोक सकती है? किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? भूपेश बघेल जी मंच से बोल रहे हैं। कई बार पत्र भी लिख चुके हैं सर, ऐसा नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस ने साफ कहा। उनके पत्र लिखने से, उनके बोलने से सत्य हो जाएगा कि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियां जो है वो चेंज हो जाएगी उनके पत्र लिखने से। कोई भी राज्य सरकार अपने राजस्व से, नहीं बीच में नहीं, कोई भी राज्य सरकार, देखिए ये बीच में बोल रहे हैं। कोई भी सर, मेरा एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए मेरा। जाने दीजिए। कोई भी राज्य सरकार, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कोई भी राज्य सरकार अपने राजस्व से अपने जनता को किसी भी योजना में सब्सिडी देना चाहती है, या उसको मुआवजा देना चाहती है, या इस तरह की योजना लाना चाहती है, उसमें केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती। उसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। 2017 में उत्तर प्रदेश में हमने कहा सीमांत किसानों का हम ऋण माफ करेंगे। 36,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफ किया, केंद्र सरकार ने नहीं हस्तक्षेप किया। हमने अपने वहां तो डबल इंजन की सरकार है। आप कह रहे हैं कि यूपी में आप लोगों ने ऋण माफी की, और आप उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहां पे बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। जब केंद्र सरकार में कोई और बैठा हो, राज्य सरकार में कोई और हो, तो क्या डिफरेंस में काम नहीं होता? जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, बीजेपी की स्टेट में थी, तो क्या उसी व्यवस्था से काम होता था? कि सरकार बनाने की बात क्यों? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर इंटरफियर कर सकती, केंद्र सरकार कर सकती है। तो वही तो मैं भी कह रही हूं, आप कह रहे हैं ना कि राज्य सरकार, हाँ, अपने राजस्व से कोई भी राज्य सरकार, अपने राजस्व से कोई भी राज्य सरकार सब्सिडी दे सकती है। ये झूठ बोल रहे हैं भूपेश बघेल जी, उनके प्रवक्ता। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। ठीक, मेरा सवाल एक है और मनीष जी, राहुल गांधी जी ने कहा है कि केंद्र में जब उनकी सरकार आएगी तब वो कराएंगे जातीय जनगणना, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, जातीय जनगणना कराई जाएगी। बाकी राज्यों का, मध्य प्रदेश का भी जिक्र उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हम कर रहे हैं, राजस्थान में हम कर रहे हैं। देखिए, मैं जानकारी के लिए बता दूं, सिद्धरमैया जब 2013 में मुख्यमंत्री थे, जब 13 की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने वहां जाति सेंसस कराया था। उसके बाद 18 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर 1.5 साल फिर 1.5 साल फिर मुख्यमंत्री रहे 18 में जीतने के बाद। फिर वो सरकार गिर गई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आज फिर वो मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है। 13 से जाति सेंसस करा के
कर्नाटक में कांग्रेस ने रखा है, आज तक सार्वजनिक नहीं किया। 2011 में यूपीए की सरकार थी, जनगणना जो सार्वजनिक नहीं हुई। मैं फिर से कह रहा हूं, भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, और काट की हांडी झूठ के केंद्र साथ नहीं सरकार चल जी रही। आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सर्वे तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, सर्वे तो कुछ और ही कह रहा है अभी देखिए, छत्तीसगढ़ में। आपके सर्वे पे मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं लोकतांत्रिक व्यक्ति हूं। सर्वे भी लोकतंत्र का एक स्वरूप है। लोकतंत्र में सर्वे होते हैं, वो आते हैं, हम लोग कभी उसका विरोध नहीं, हम कोई कांग्रेसी थोड़ी है। अभी आप सर्वे में इनको नीचे दिखाइए तो आपके ऊपर ये हमला कर देंगे, कहेंगे आप भाजपा की प्रवक्ता है। अभी भूपेश बघेल जी कल कह के गए एक एंकर को। देखिए, सर्वे एक विषय है, लेकिन 2013 में सिद्धरामैया ने जाति सेंसेक्स कराया कि नहीं कराया, उनके प्रवक्ता बैठे हाँ या नहीं बोलते, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कराया है। बता दीजिए अंशुल जी। अब देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जातिगत जनगणना 2011 में भी कराई थी। रिपोर्ट रिपोर्ट अरे ठीक है, अब भैया, उनको बोलने रिपोर्ट दीजिए क्यों नहीं ना। आया? अब उनको क्यों बोलने बोलने थे? दीजिए, जब जवाब दे दे तो फिर आप बोलिएगा झूठ बोलने थे, छत्तीसगढ़ की जनता को परगलाने थे इनको। ठीक है अभिजीत बताइए जी, रिपोर्ट जवाब कहाँ दीजिए। गई? अभिजीत जी 11 की रिपोर्ट आप लागू नहीं कर पाए, सरकार बनने के बाद आप दीजिए कराओगे। अभिजीत जी जवाब दीजिए। शांत रह जाइए। अब आपको आप बताओ ना, अरे कितना झूठ बोलोगे? हम लोग विपक्ष जनता की आवाज होती है, पूरा शो यही कर ले। मनीष जी, नहीं please। बोलिए इनको बोलिए। विपक्ष जनता की आवाज हमने होती है, उससे 2011 डरिए में मत। जातिगत जनगणना डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में कराई थी। फाइनल रिजल्ट आने तक सरकार बदल गई थी। गलत बात। वो रिपोर्ट फिर झूठ। मोदी सरकार के पास अभी फिर तक है। झूठ। ये बताइए कि मोदी सरकार ने वो 2013 में रिपोर्ट आ गई सार्वजनिक क्यों थी। नहीं की? ये मुझे 2013 बताइए। में रिपोर्ट और आ गई मुझे- थी। प्रधानमंत्री देखिए, मनमोहन मनीष सिंह जी थे। जब आप बोल रहे थे तो आप अपनी पूरी बात रख रहे थे, अब उनको बोलने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए, झूठ फिर आप बोलने दे, हस्तक्षेप झूठ बोलने करिए, दे। फिर आप अपना तथ्य झूठ रखिए बोलने ना। दे। असत्य के ऊपर तो वो भी तो आप पर आरोप बोलते लगा रहे रहे हैं ना। 2011 में वो भी तो आप जनगणना पर आरोप लगा रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो बीच में तो नहीं 2013 में बोले। रिपोर्ट आ गई थी। ठीक है अंशुल जी। नहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं और हमने ये वादा किया है कि यहां पर इस रियासत में हम चुनाव जीतने के बाद एक जातिगत जनगणना कराएंगे। वो अनिवार्य इसलिए है क्योंकि जातिगत जनगणना से ये पता चलता है कि यहां पर सामाजिक, शैक्षणिक या आर्थिक स्थिति की हकीकत क्या है, और जब एक बार ये पता चलता है कि हकीकत और असलियत क्या है, तो देश की और इस राज्य की जो परिसंपत्ति है, जो संसाधन है, उसका अच्छी तरह उसका विभाजन हो सकता है। जो यहां पर जो सरकारी तिजोरी में जो पूंजी है, उसका अच्छी तरह वितरण हो सकता है। जो बिल्कुल जरूरतमंद हैं, जो गरीब हैं, जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे हैं, वहां पर वो जा सकता है। इसके लिए ये लाजमी है, ये अनिवार्य है, और हम चाहते हैं, ये हमारा चुनावी वादा भी है। ठीक है। और इसलिए हम चाहते हैं कि यहां पर हो। अभिजीत जी एक और सवाल है, उसके बाद ठीक है आप जवाब दे दीजिए, उसके इस बाद पे ठीक है ले लीजिए। ठीक है मनीष जी ठीक है। जाति जनगणना का अधिकार केंद्र को होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, राज्य सरकार सेंसेक्स करा सकती है, सर्वे। बिहार में तो हो गया ना सर्वे है, वो भी सर्वे है मैडम, क्लियर रहिए। राज्य सरकार सर्वे करा सकती है, जनगणना केंद्र सरकार कराती है। प्लीज करा क्यों नहीं रही सर्वे? प्लीज क्यों करा क्यों नहीं रही? प्लीज मेरी बात नहीं, मैं उसका जवाब देता हूं। ये आर्थिक और सामाजिक सर्वे है। सर्वे है वो। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैंने अपने जवाब में कहा शायद इन्होंने सुना नहीं, जनगणना आपने बोला। शायद नहीं उसका नाम है। अरे भाई, रिवर्स कर लीजिए, भैया, देख लीजिए। सुन तो लीजिए यार। सुन भाई, कैसे सुन ले? मनीष, आप कम से कम बात तो रखने दीजिए सर, बात तो रखने का मौका देंगे ना, सेंसेक्स और जनगणना बात तो रखने का सर्वे में मौका अंतर है देंगे ना मनीष जी। मैं भी आपसे कह रहा जी। हूँ, सर्वे और जनगणना में बहुत बड़ा ठीक है, अंतर होता सर्वे है। की बात कर रहे हैं वो। नहीं, इन्होंने मैं जनगणना सर्वेक्षण कहा, की मैंने अभी इन्होंने जनगणना कहा। आप रिवर्स करके देखिए, ऑन रिकॉर्ड में करो जनगणना देखिए, कहा। नहीं, एक देखिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए, चूंकि इनको करना कुछ नहीं है, इसलिए जनगणना आप करवा करा लीजिए, देना। चाहे सर्वे केंद्र में करवा तो आपकी लीजिए। सरकार है, फिर क्यों नहीं करा रही? सर्वे करा लीजिए। नहीं, आपका क्या इसमें राय है? आप कराएंगे आप- किस आप- स्टेट में आप- कराएंगे? मेरी नहीं, बात- आप स्पष्ट ये दावा करिए। कर रहे हैं ना? अभी बोलिए। दावा ये कर रहे हैं, स्पष्ट करें कि दावा ये जातिगत कर रहे जनगणना हैं, में हमने इनका तो दावा फैसला किया क्या नहीं। होगा? ये हमने अभी तो भी दावा स्पष्ट किया करें। नहीं। बार-बार ये कहते हैं। चूंकि इनको कुछ करना नहीं है, इसलिए सर्वे आप क्यों नहीं करा रहे जनगणना मनीष जी? मनीष जी आप क्यों नहीं करा रहे? फिर
आप तो सवाल पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या स्पष्ट, आप मैंने स्पष्ट कहा रूप तो से अभी बताइए। आप बताओो। नहीं, मैं तो आप बता ही रहा हूं। राज्य आप के मौका तो दें। राज्य के चुनाव को जीतकर आप जनगणना कैसे करा सकते हो, जो मुझे केंद्र सरकार बताइए- का नहीं, विषय नहीं, है? एक मिनट, मैं इसका जवाब देता हूं। ठीक ये है। सर्वेक्षण है, इसमें आंकड़े भी सामने आते हैं, लेकिन इसमें यह भी सामने आता है कि आर्थिक शैक्षणिक रूप से कौन पिछड़ा है और कौन आगे है। तो समुदाय का भी है और ये आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण भी है, और उसके लिए केंद्र की इजाजत की जरूरत नहीं। बिहार में तो ये हुआ है ना, तो बिहार में ऐसा क्यों हुआ है आप मुझे बताइए। बिहार में मुकम्मल भी हुआ है, सामने भी रिपोर्ट आई है और उसकी आधी रिपोर्ट आई है और भी आगे बाकी है, और वो कह रहे हैं, उन्होंने फैसला भी किया है कि आगे वो रिपोर्ट बाहर आएंगे और इससे पता चलेगा कि समुदाय की हकीकत नहीं, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये सिर्फ संख्याओं की बात नहीं है। ये हमें बताता है कि किसी भी राज्य में हकीकत क्या है, पिछड़ापन कितना है, बदहाली कितनी है, और मनीष जी से जरूरतमंद दिक्कत क्या कितने है? लोग हैं। होना चाहिए ना, लोग जो कहते हैं स्थितियां बदली हैं इतने सालों में, ये तो पता चलना चाहिए कि आखिरकार पिछड़ा कौन है, किसको जरूरत है, मैडम, किसको आवाज बात मिलना तो, चाहिए। बात तो ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर होगी। कर्नाटक में 2013 से दबा के बैठे हैं, इनसे पूछिए अगर नीयत साफ है तो क्यों नहीं उसको सार्वजनिक कर दे रहे हैं। नहीं, सर्वे देखिए, और जनगणना में अंतर नहीं है, जिसको मैंने वो कह बात तो दिया, करेगा। मैंने स्पष्ट कर दिया, इसमें केंद्र सरकार बताओ की ना, मनीष जी, इजाजत की लेकिन एक जरूरत कदम तो नहीं है। उठाया गया ना, कर्नाटक में केंद्र कब सरकार सार्वजनिक कोई कर रहे कदम हो? उठा सकती जरूरत थी। है। कर्नाटक में कब सार्वजनिक कर रहे हो? बिहार में ये हो चुका, आप ट्रैक जानते नहीं रिकॉर्ड होंगे, शायद आप बताओ ना, खबर नहीं पहुंची आपको होगी, खूब खबर है। लेकिन बिहार नहीं ये मुझे तो लगता जो है नहीं खबर viewers है। होंगे, आप उनको बिल्कुल पता बेखबर चलना हैं। होगा बिहार किसको में खबर है, ऐसा- किसको नहीं ये खबर है। ये अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है भाई, वो आंकड़े सामने वो आ भी चुके हैं सर्वे है। और भी अभी आने जी, वाले वो हैं भी और सर्वे इससे है। पता चल रहा है, बिहार में भी सर्वे ही हुआ है। सर्वेक्षण हो रहा है। अभिजीत जी, जारी है कम और वो अपडेट सब होइए। सब एक कुछ सवाल बाहर आ मेरा और है। जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। और कर्नाटक इसी का वजह- कब आप सार्वजनिक और कर रहे हो, सब कुछ बताओ पता आज। चल जाएगा। कर्नाटक आप मुझे का कब बताइए ला रहे हो कि सामने? मोदी सरकार तो आप ने, अगर सर्वेक्षण आप करवा इतने ही लेना सर प्रतिबद्ध पूरा, हैं, आप जातीय जनगणना करवा लेना पूरी, आप उनके सर्वे पर क्यों रुके? देखिए, ये तो केंद्र बार सरकार बार क्यों नहीं आप ये करवा रही ये है? बताइए आप ना, कर्नाटक छोड़ दीजिए, आप पूरे देश का करवा लीजिए ना सर। आप ये बताइए ना मनीष जी, उनका आप सवाल लेके स्पष्ट- आप कर लें। आपका सवाल तो फेक है, आपको गणना और सर्वे दोनों आपने मिक्स ठीक कर है। दिया। अभी कर्नाटक में अभिजीत जी करके से मेरा एक बैठे, आप सवाल है। सार्वजनिक नहीं कर रहे हो। देखिए, अभिजीत ऐसे जी, शब्दों का इस्तेमाल मत बहुत करिए, fake और एक शब्द मुझे सुनने अच्छे को नहीं मिलता है, वो ये है कि बताइए। लॉलीपॉप है, चुनावी रेवड़ी है, ठीक है, और इसी के साथ फ्रीबीज, ये बहुत सुनने को मिलता है और बीजेपी ये कहती है। आप किसी तरह से मदद करने की कोशिश अगर करते हैं, कोई योजना शुरू करते हैं, तो वो फ्रीबीज करार देते थे, और वो करते हैं तो वो बोलते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, प्रधानमंत्री जी ने भी ये शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर जब जन कल्याण करते हैं तो उसको रेवड़ी कहते हैं। इस मुल्क में जहाँ पर इतने गरीब हैं, इतने वंचित हैं, इतने दलित हैं, इतने ज़रूरतमंद हैं, इतने महरूम हैं, इतने मोहताज हैं, अगर उनकी मदद करना चाहें तो उसको आप फ्रीबी कह के या रेवड़ी कह के उसका अनादर करें, लोगों का अनादर करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनका अनादर करें, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रधानमंत्री जी खुद करें, स्वयं प्रधानमंत्री जी करें, तो मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। हम योजनाएं लेके आए हैं और हम ये कहते हैं, ये कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, ये जानते हैं, 135 साल हो गए, 37 साल हो गए इसको, हमेशा प्राथमिकता देती है जो गरीब है, जो समाज के पायदान में सबसे नीचे है, सामाजिक न्याय, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण और गरीबों का उत्थान को हमेशा प्राथमिकता देती आ रही है। और देखिए हमारी योजनाएं, तो वो हम जारी रखेंगे। आप कोई भी शब्द मन में आए आप कह दीजिए, वो आपकी मर्जी है। हम प्रतिबद्ध हैं, हम निष्ठावान हैं, हम समर्पित हैं, जनसेवा में हम करते रहेंगे। ठीक है मनीष जी, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा और आप पहले मेरे सवाल को सुन लीजिएगा अच्छे से। छत्तीसगढ़ में जो राजनीति अब तक होती आई है वो वेलफेयर पॉलिटिक्स के तौर पर चलती आई है। आपने भी देखा होगा कि हर बार कुछ वेलफेयर से जुड़े हुए स्कीम्स के ऐलान होते हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार एक पर एक मास्टर स्ट्रोक प्लान दे रही है, वो कह रहे हैं केजी से पीजी एजुकेशन फ्री कर देंगे, ये बड़ा सेक्टर है। महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि 500 की सब्सिडी गैस सिलेंडर की दे देंगे। जिस हिसाब से ये जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जो आप लोग दावे कर रहे हैं कि हम ही सरकार बना रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं, ये डबल इंजन कहीं रुक तो नहीं जाएगा? देखिए, हम जो कहेंगे उसको करेंगे, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। कांग्रेस की तरह 18 में कुछ कहेंगे, 23 में कुछ कहेंगे, और जो घोषणाएं 18 में हमने की, इन्होंने की, 23 तक फलीभूत नहीं, वो ऐसा नहीं कहेंगे। जिस दिन हम घोषणा करेंगे उस दिन छत्तीसगढ़ में
दीपावली का त्यौहार उसी दिन मना लिया जाएगा। अभी आने दीजिए सामने। लेकिन एक विषय जरूर मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप बात कर रहे थे कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना 16 लाख जिसका पैसा भी राज्य सरकार को आवंटित था, उसको भूपेश जी की सरकार ने क्यों रोक दिया? वो तो कह रहे ना साफ तौर पर कि हमारे पास अब आंकड़ा नहीं है कि एग्जैक्ट मैं किसको एक वो चीज़ और मिलना कहना चाहिए। 16 लाख। जी इजाजत अगर दे, नहीं, मैं अब- एक अब बात ये- इजाजत दे, अब- मैंने अब इजाजत मेरा- दी। मेरा समय है ना, ठीक है इस तरह से तो मत करिए। ठीक है ठीक है। 16 लाख बोलिए, बोलिए। 16 लाख बोलिए, आप बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना को भूपेश सरकार ने रोककर कौन सा गरीब कल्याण किया? कोरोना के काल 5 किलो अनाज और जो अनाज प्रधानमंत्री जन कल्याण वंदन योजना से आ रहा था, उसको रोककर आखिर भूपेश बघेल सरकार ने कौन सा गरीब कल्याण किया है? तो देखिए, दरअसल ये सरकार शराब माफियाओं के लिए समर्पित मैं आखिरी सरकार बात रही है। कहूं? ये सरकार नहीं, आप बात शिक्षा दोहरा रहे माफियाओं हैं। के लिए समर्पित सरकार रही है। ये सरकार नौजवानों को नौकरियों को ठीक है, लूटने वालों सर, के लिए समाप्त करूंगा। समर्पित जल्दी से सरकार बात रही है। करिएगा, मुझे जल्दी से 1 बात लाख करिएगा। करोड़ का घोटाला ये ये सरकार जल्दी से बात प्रधानमंत्री खत्म का करिए। जिक्र ऐसे किया। गरीब का कल्याण नहीं हो सकता। समझ गया मैं आपकी बात। उन्होंने प्रधानमंत्री की बात की। अरे भाई, आपने तो आम जनगणना तक नहीं कराई। प्रधानमंत्री जी लाल किला से कहते हैं कि यहां पर 140 करोड़ लोग हैं, मेरे 140 करोड़ देशवासियों। अरे उनको कैसे पता कि 150 नहीं है, 160 नहीं है, 165 नहीं है? भाई 20 करोड़ में तो एक पूरा मुल्क बन जाता है। जितने भी सरकार के आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि आम जनगणना नहीं हुई है, आर्थिक रूप से सब फर्जी है। और जब आंकड़े सही नहीं होंगे, आप योजनाएं नहीं बना पाएंगे। आप पूछिए आम जनगणना अभी तक क्यों नहीं हुई? ठीक है। चर्चा लगातार हम जी मंच पर कर रहे हैं और चुनावों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लार्जर एस्पेक्ट में चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार नेशनल की जब बात होती है तो सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो किस तरह से काम कर रही है और कितना जनता को फायदा पहुंचा रही है। क्योंकि जनता ही सार्वमान्य है, जनता वो फैसला करेगी जो 3 तारीख को हम देखेंगे कि आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया है आप दोनों का इस मंच पर आने के लिए।